हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 14 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि नेपाल के द्वारा एक नया नक्शा जारी किया गया है और नए नक्शे में आप देख सकते हैं पहले जो ओरिजिनल नक्शा यहाँ पे था ऐसे था, है ना, जो ओरिजिनल वर्जन है नेपाल का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है, तो इतना दूर जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, दोनों में आपको एक से दे रख कर देखें, है ना। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को इतना दूर को नेपाल नया नक्शे में अपना शामिल किया है ना, जो भी उत्तराखंड में आता है, अभी हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के, ठीक है। तो इतना दूर का जो नक्शा है उसको नेपाल अपने नक्शे में शामिल किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको बेटर तरीके से। यहाँ पे जैसे ब्लू रिवर जो है काली नदी को डिमार्केट कर रहा है, तो उन लोग कहता है, मतलब कि नेपाल कहता है कि काली रिवर ये वाला रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसके बाद ऐसे बहता है ना। इंडिया और नेपाल के बीच में काली रिवर बाउंड्री बनाती है और इंडिया का कहना है कि नहीं, काली नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इसलिए ऐसे है ना। तो बस ये ट्रायंगुलर शेप जो यहाँ पे बन रहा है इसी के लिए लड़ाई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा लिम्पियादुरा, लिपुलेख, काला पानी, ये सब जो है इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। बस इतने छोटे से ज़मीन के लिए यहाँ पे डिस्प्यूट है, ठीक है। और इसी के लिए नेपाल अपना बड़ा बड़ा मुंह खोलते जा रहा है, दिन पे दिन देखता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आखिर ये बाउंड्री तय कैसे हुआ था। तो ये तय हुआ था सुगौली ट्रीटी से, ठीक है। सुगौली के ट्रीटी के तहत तय हुआ था बाउंड्री। तो सुगौली का ट्रीटी कब हुआ था 1816 में, ठीक है। अंग्रेज और उसके बीच में, नेपाल के राजा के बीच में एक लड़ाई हुआ था, एंग्लो नेपाल वॉर जिसको बोलते हैं। ये हुआ था 1814 से 1816 तक, 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाल वॉर चला था। उसी के बाद जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था। 2 दिसंबर 1815 को ट्रीटी साइन हुआ था और 4 मार्च 1816 को ट्रीटी फोर्स में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में। उस समय नेपाल के राजा थे गुरु गजराज मिश्रा। और एंग्लो नेपाल वार जो हुआ था 1814 से 1816 के बीच में, उसी में ये जो साइन हुआ था, ये फोर्स में आया था 4 मार्च 1816 को, ठीक है। लेकिन साइन पहले हो गया था, 2 दिसंबर 1815 को ही साइन हो गया था। सुगौली कहाँ है, तो सुगौली बिहार बॉर्डर पे एक गाँव है, बिहार में एक गाँव है, ठीक है, वहीं पे साइन हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि टू इंक्रीज टेस्टिंग आस्क ICMR टू चेंज गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्टर। तो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर है, दिल्ली के मिनिस्टर, उन कह रहे हैं कि टेस्टिंग को इंक्रीज करने के लिए ICMR को अपना गाइडलाइन चेंज करना चाहिए। तो हम लोग ICMR के बारे में पढ़ लेते हैं। ICMR क्या है, इसका स्थापना हुआ था 1911 में, 1911 में स्थापना हुआ, लेकिन उसका नाम था IRF, उस समय इसका नाम था IRF, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है। उस समय इसका नाम था IRF, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। लेकिन 1912 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ICMR, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। 1912 में इसका नाम बदल के किया गया, पहले 1911 में IRFA के रूप में इसका स्थापना हुआ था। इसका काम क्या है, तो बायोमेडिकल रिसर्च करता है। क्या करता है, बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंदर आता है ICMR, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पुणे फर्म डेवलप डिजिटल फॉन्ट ऑफ PL देशपांडे हैंड राइटिंग। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बार मतलब कि ऐसा न्यूज़ देखने को मिला है कि किसी एक आदमी के हैंड राइटिंग, जैसे अभी तक हम लोग जो भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो इस फॉन्ट में लिखा जाता है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज, हम लोग जैसे A ऐसे लिखते हैं, लेकिन प्रिंटिंग में A ऐसे लिखा जाता है ना, R ऐसे उन लोग लिखते हैं, हम लोग तो ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरीके से एक मराठी लिटरेचर थे PL देशपांडे, है ना, महाराष्ट्र के काफ़ी लेखक थे, लिटरेचर थे PL देशपांडे। उनका जो पूला के नाम से काफ़ी फेमस है, ठीक है, उनका फेमस नाम था पूला, ठीक है। उनके ओरिजिनल हैंड राइटिंग को फॉन्ट के रूप में डेवलप किया गया। मतलब कि यदि अब वो डिजिटल फॉन्ट यदि कोई टाइप करेगा कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, तो उनके राइटिंग की तरह दिखेगा। जैसे मतलब कुछ इस तरीके, जैसे वो लिखते थे उस तरीके से वो दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं, तो या जो कुछ भी लिखते हैं, कोई भी लेटर U V S, जो हम लोग का लिखने का मतलब कि ये प्रत्येक आदमी का एक लिखने का अपना स्टाइल होता है, तो उनके फॉन्ट में टाइपिंग में अब दिखेगा, ठीक है। तो वही उनके फॉन्ट डेवलप किया गया, रीडिंग ओरिजिनल हैंड राइटिंग डिजिटल फॉन्ट। इस फॉन्ट का नाम रखा गया पूला 100। पूला 100 क्यों रखा गया, क्योंकि उनका भी 100 साल पूरा होने वाला है। 12 जून को जो है उनका 20th डेथ एनिवर्सरी है और उनका बर्थ एनिवर्सरी का 100वां साल है, ठीक है, बर्थ का उनका 100वां साल होगा। तो इसलिए इस फॉन्ट का नाम रखा गया पूला 100। इस डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो पुणे का कोई NGO टाइप का है, उसके तो मतलब कोई सरकारी संस्था द्वारा नहीं डेवलप किया गया है, ठीक है। नाम है गंगाधर संगोरम, एक सोशल मीडिया प्रोफेशनल है, पुणे बेस्ड है, तो उनके द्वारा डेवलप किया गया है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है कि कोई मतलब कि आदमी उनका एक फ़ैन है काफ़ी बड़ा, उसके द्वारा डेवलप किया गया। तो मान लीजिए किस तरीके से आता है कि पूला 100 अभी न्यूज़ में था, ये क्या है, तो याद रखिएगा PL देशपांडे के मतलब कि ये काफ़ी बड़े लिटरेचर थे मराठी लैंग्वेज के, उन्हीं के राइटिंग को फॉन्ट में डेवलप किया गया है। और यही है पूला देशपांडे, मतलब कि पूला 100, ठीक है। पूला 100 क्यों, क्योंकि 100 साल उनके बर्थ का हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि TDP लीडर सन हेल्ड इन BS3 व्हीकल केस। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि TDP लीडर जो भी मतलब कि आंध्र प्रदेश में जो भी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो तो मतलब कि इस
सॉरी, जो पिछले बार रूलिंग पार्टी था चंद्रबाबू नायडू का, ठीक है, अभी तो जो है YSR कांग्रेस है। तो टीडीपी लीडर के एक बेटा जो है BS3 व्हीकल चलाते हुए पकड़े गए हैं। तो BS3 व्हीकल, तो ये कौन सा जुर्म हो गया है BS3 व्हीकल? तो हम लोग पढ़ते हैं BS व्हीकल के बारे में, आखिर BS है क्या, आखिर क्यों पकड़े गए हैं, कोई तो जरूर रीज़न रहा होगा। तो BS का मतलब था भारत स्टेज। जैसे यूरोप में पहले इसको लॉन्च किया गया था यूरो जोन के नाम से, यूरो के नाम से। जैसे वहाँ पे ये जो है BS3 BS4 जो आप सुनते होंगे न्यूज़ में, ये डीजल या पेट्रोल का स्टेज है, मतलब ये फ्यूल का डिफरेंट स्टेज है। जितना ज़्यादा यहाँ BS है उतना ही ज़्यादा फ्यूल जो है प्यूरीफाइड है, उतना ही ज़्यादा फिल्टर फ्यूल है, उतना कम पोल्यूशन करता है। जैसे BS6 फ्यूल जो है अभी सबसे लेटेस्ट है और सबसे कम पोल्यूशन करता है। तो यूरोप में इसको यूरो के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे बोला जाता है यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, इस तरीके से। तो इंडिया उसी को अडॉप्ट किया, लेकिन नाम चेंज करके BS कर दिया है ना, भारत स्टेज, वहाँ है यूरोपियन, ठीक है। तो BS3 व्हीकल हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। तो BS3 का बेचना जो है 1 अप्रैल 2017 से बैन हो गया था, मतलब 1 अप्रैल 2017 के बाद BS3 व्हीकल को बेचना नहीं था, मना कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी मतलब कि जब वो नहीं बेचना क्या, चलाना ही मना कर दिया गया था, ठीक है। तो BS3 व्हीकल चलाते हुए कोई पकड़ा गया, तो इसलिए उस पर केस हुआ है। इन्वायरमेंटल लॉ के अकॉर्डिंग वो भी होगा, देखा जाएगा, है ना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत स्टेज 6 के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो भारत स्टेज 6 क्या है, एक काफ़ी हाई फिल्टर्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यूरीफाइड पेट्रोल है, फ्यूल है बोल सकते हैं, पेट्रोल डीजल सब कुछ है। तो इसमें क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट को रेगुलेट किया जाएगा, CPCB के द्वारा तय किया जाता है। और CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये CPCB के द्वारा तय किया जाता है कि कौन से लेवल के फ्यूल में कितना ज़्यादा, मतलब पॉल्यूटेंट का लेवल क्या रहेगा। और एक इसके तहत आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के तहत आता है। यूरोपियन रेगुलेशन पे बेस्ड है और 2000 से लागू किया गया था, 2000 ईस्वी से लागू किया था, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में डायरेक्ट BS3 से ही आया था, इंडिया में सबसे पहले BS3 आया था और 1 अक्टूबर 2010 में आया था BS3। और उसी तरह से BS4 अप्रैल 2017 में आया था, मैंडेटरी बना दिया गया था कि 1 अप्रैल 2017 से BS3 कोई नहीं चलाएगा, सब BS4 चलाएगा, है ना, मतलब जो भी इंजन होगा BS4 होगा बिक्री। तो BS3 व्हीकल्स के बारे में यहाँ पे, तो BS3 अक्टूबर 2010 में आया था, BS4 1 अप्रैल 2017 में आया था और BS6 1 अप्रैल 2010 में बोला गया था, ठीक है। आया तो था ऐसे दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 में आ गया था, BS6 जो है 2018 में ही दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया में इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2020 में। मतलब 1 अप्रैल 2020 के बाद इंडिया में जितना भी गाड़ी बिकेगा, पुराना वाला चल सकता है लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ था कि BS3 व्हीकल उसके बाद बिकेगा नहीं, जो खरीद लिए वो तो चला ही सकते हैं, अब अपना गाड़ी को क्या करेंगे। हाँ, कुछ दिन के बाद जो है, कुछ सालों के बाद बोल दिया जाएगा सरकार के द्वारा कि BS3 व्हीकल जितना बंद हो गया, अब उसका इंजन को आप चेंज करवा के BS4 में कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी BS6 जो है 1 अप्रैल 2020 से जितना भी फ्यूल आपको मिल रहा है सब BS6 मिल रहा है, ठीक है। तो ये था BS के बारे में, भारत स्टेज के बारे में। याद रखिएगा फ्यूल के मतलब फ्यूल का एक लेवल है कि कोई कितना प्यूरीफाइड फ्यूल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं NGT के बारे में। केरला को एक मंथ का टाइम दिया गया है कि रिपोर्ट सबमिट करना फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए केरला गवर्नमेंट क्या क्या की है उसके ऊपर। तो हम लोग NGT के बारे में पढ़ लेते हैं। NGT जो है 2010 में बनाया गया था, NGT एक्ट 2010 के तहत, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है, एक इसी में डील करता है, तो इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है, जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड कानून है उसमें डील करता है। किसी भी केस को 6 महीने में सॉल्व करता है। तो सारे पर्यावरण कानून में डील करता है, लेकिन 2 कानून को छोड़ के, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये दोनों को छोड़ करके ये सारे इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, लेकिन 4 जगह इसका ब्रांच है। कहाँ? तो CPCB याद रखिएगा, है ना, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, ये 4 जगह इसका ब्रांच है, ठीक है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ये जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का है, एक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, उसको ये फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? तो कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता, ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 हेल्ड इन तेलंगाना विद पेंगोलिन स्केल। तो 2 आदमी को पकड़ा गया है तेलंगाना में पेंगोलिन स्केल के साथ। तो पेंगोलिन स्केल का यूज कहाँ होता है? तो चाइना में इसका यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब वहाँ का एक पारंपरिक मेडिसिन दवाई है, पारंपरिक दवाई जैसे, ठीक है। वहाँ पे जानवर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो पेंगोलिन का स्केल, इसके ऊपर बॉडी के ऊपर स्केल होता है, जैसे मछली के ऊपर स्केल होता है ना, उसी तरीके से इसके ऊपर स्केल होता है, ठीक है। तो इसीलिए पेंगोलिन को मारा जाता है। पेंगोलिन अभी ज़्यादा न्यूज में है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बैट जो चमगादड़ होती है उससे जो कोरोना वायरस था, बैट जो है नेचुरल होल्डर है कोरोना वायरस का, मतलब इसके शरीर पे हमेशा कोरोना वायरस रहता है। अभी हम लोग को पता चला, लेकिन काफ़ी मतलब हमेशा रहता है। बैट से पेंगोलिन में गया है कोरोना वायरस और पेंगोलिन के खाने से फिर वो आदमी में आया, ऐसा भी माना जा रहा है। कन्फर्म में भी नहीं है क्योंकि चाइना कुछ बताया ही नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों का ऐसा सोच है, ऐसा मतलब कई देश यही मान रहे हैं कि पेंगोलिन से आदमी में आया है,
तो हम लोग पेंगोलिन के बारे में पढ़ लेते हैं। पेंगोलिन जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। IUCN ने इसका स्टेटस जो है थ्रेटेंड है। और एक मैमल है, पेंगोलिन एक मैमल है और इसका स्केल का यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, ठीक है। तो इस पेंगोलिन के बारे में इतना चीज़ जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अटॉर्नी जनरल में गेट 1 ईयर एक्सटेंशन। तो कल भी ये न्यूज़ डिस्कस किए थे हम लोग कि अटॉर्नी जनरल जो 90 साल के होने वाले हैं और 3 साल इसका टेन्यूर भी पूरा होने वाला है। हालांकि इनका टेन्यूर का चर्चा कहीं नहीं किया गया, ना संविधान में किया गया, नहीं उसके लिए कोई कानून है, बस एक परंपरा बन गया सॉलिसिटर जनरल को देखते हुए कि इनका भी कार्यकाल जो होगा 3 साल का होगा। तो के वेणुगोपाल का जो अभी हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनका कार्यकाल 3 साल पूरा होने वाला है 30 जून को, तो इसलिए वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है ना, में अभी लगा मतलब कन्फर्म नहीं हुआ है। तो इनका मतलब कि इनको नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 76 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति किया जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, सॉलिसिटर जनरल एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। स्टैट्यूटरी पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक कानून के तहत बनाए गए थे, न कि संविधान में उनका कोई जिक्र है। संविधान में सॉलिसिटर जनरल का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। हाँ, अटॉर्नी जनरल का जिक्र है आर्टिकल 76 में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का काम क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, है ना। इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितना भी केस होता है हर एक कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की बात रख सकते हैं। उसके अलावा संसद के दोनों सेशन में भाग लग सकते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह डिबेट कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। संसद के दोनों सदन में जाकर के बैठ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये था अटॉर्नी जनरल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि SC टू हियर विनोद दुआ प्ली टुडे, इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा, सेडिशन का चार्ज लगाया गया था। एक जर्नलिस्ट है, द वायर नाम का एक वेबसाइट है ना, मतलब कि ऑनलाइन जर्नलिस्ट है, या फिर एक यूट्यूब चैनल भी है द वायर के नाम से, उन्हीं के चलाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के न्यूज़ फैलाते हैं। पर्सनली हमको तो चैनल पसंद नहीं है। तो सेडिशन चार्ज इनके ऊपर लगा था। तो सेडिशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, सेडिशन कैसे लगाया जाता है। तो IPC का एक सेक्शन है 124A, IPC का एक सेक्शन है 124, उसी के आधार पर सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल A लिखा है, इसका मतलब अमेंडमेंट करके आया। तो हाँ सही है। IPC ओरिजिनल वाला जो है 1860 का IPC ओरिजिनल है, उसमें सेडिशन का कोई जिक्र नहीं था, उसमें सेडिशन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन 10 साल बाद 1870 में आर्टिकल 124A को इन्वोक किया गया था, मतलब कि ऐसा सेडिशन का एक लगाया गया था सेक्शन, वहाँ पे धारा लगाया गया था। जेम्स स्टीफन के रिकमेंडेशन पे इसको लगाया गया था, ठीक है। ओरिजिनल वाले IPC जो लॉर्ड मकाले के द्वारा बनवाया गया था 1860 में, उसमें सेडिशन का कोई मतलब वहाँ पे कोई सेक्शन नहीं था। पहली बार ये जो यूज़ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट यूज़ किया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट में यूज़ किया गया था पहली बार सेडिशन का चार्ज। सेडिशन को हिंदी में हम लोग राजद्रोह कहते हैं, याद रखिए। सेडिशन को राजद्रोह कहा जाता है, न कि देशद्रोह। तो लोग देशद्रोह वर्ड यूज कर देते हैं नॉर्मली, लेकिन एक्चुअली में इसका वर्ड जो है राजद्रोह है, ठीक है। ये था सेडिशन के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रिटर्निंग लेबरर्स में डिप्लॉयड फॉर जल जीवन मिशन। तो जो लेबर अभी रिटर्न हो रहे हैं, है ना, उनको जल जीवन मिशन में लगाया जा सकता है। तो अभी तक जो मनरेगा में लगाया जा रहा था, मनरेगा में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने लगा, मतलब कितने सारे वर्कर जो घर पे लौटे हैं, ठीक है। तो मनरेगा में मतलब कि जगह नहीं बचा काम करने के लिए, बोल सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर्स हो गए। तब सोचा जा रहा है कि उनको जल जीवन मिशन के तहत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वहाँ पे लगा देना चाहिए। तो जल जीवन मिशन के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। इसके तहत क्या है कि हर एक गाँव तक, है ना, एवरी रूरल हाउस होल्ड तक नल से पानी पहुँचाना है 2024 तक। ये कब तक के लिए है? 2024 तक के लिए। 2024 तक हर एक गाँव में नल से पानी पहुँचाना है। कितना? तो हर एक आदमी 55 लीटर पर पर्सन पर डे, यानी कि एक आदमी पर एक दिन में 55 लीटर का पानी प्रोवाइड कराना है नल से, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और कब तक? 2024 तक। ये किसके तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें जो पैसा लगता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों पैसे यहाँ पे देते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों 50-50 पैसा देते हैं, केंद्र और राज्य दोनों 50-50 पैसा देते हैं, ठीक है। लेकिन हिमालयन स्टेट या फिर स्पेशल कैटेगरी वाला जो स्टेट है वहाँ पे केंद्र 90% देता है और राज्य 10% देता है, ठीक है। तो ये था जल जीवन मिशन के बारे में। नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं लोकल ऑफिशियल्स डिसएग्री विद पुतिन ऑन होल्डिंग विक्ट्री डे परेड। तो अभी एक विक्ट्री डे परेड का भी न्यूज में रहा है। तो विक्ट्री डे परेड कब मनाया जाता है? तो नॉर्मली तो 9 मई को मनाया जाता है। ये जो है 9 मई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है कैंसिल कर दिया गया था कोरोना वायरस के कारण। तो अभी इसको शेड्यूल किया गया 24 जून को, कि 24 जून को विक्ट्री डे परेड मनाएंगे। तो उस पर कई लोग वहाँ पे डिसएग्री कर रहे हैं पुतिन से, कहने का मतलब कि अभी ये मनाने की जरूरत नहीं था, इसको इस साल के लिए कैंसिल कर देना चाहिए था, है ऐसा सोचा जा रहा है, ठीक है। तो विक्ट्री डे मनाया किस लिए जाता है? तो विक्ट्री डे 9 मई को हर साल मनाया जाता है। 1945 में जब वर्ल्ड वार चल रहा था
तो उस समय 9 मई को ही नाजी जर्मनी जो है सरेंडर किया था रसिया के, ठीक है, रसिया के प्रति, मतलब कि रसिया को सरेंडर किया था नाजी जर्मनी यहाँ पे हार का घोषणा कर दिया था, सरेंडर कर दिया था 9 मई को ही। उसी खुशी में, उसी जीत को दर्शाने के लिए रसिया हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। तो इस बार और स्पेशल था। कैसे स्पेशल था? तो 1945 में हुआ था, अभी 2020 चल रहा है, यानी कि बीच में 75 साल का गैप है। तो इसका 75वां वर्षगांठ था, बोल सकते हैं कि इसका 75th एनिवर्सरी था विक्ट्री डे परेड का। तो दोगुनी खुशी यहाँ पे थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया। इसीलिए पुतिन का इच्छा है कि ये परेड हो, लेट से ही हो, 24 जून को ही हो, लेकिन होना चाहिए, है ना, परेड कैंसिल नहीं होना चाहिए। तब ये तो विक्ट्री डे के बारे में, विक्ट्री डे परेड के बारे में। कहाँ होता है? रसिया में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थ पे जो था एटमॉस्फेयर में पहले ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। यदि आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे अच्छे से, तो वहाँ पे बताया गया है कि अर्थ में पहले सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन आया है फोटोसिंथेसिस के कारण। जो भी ऑक्सीजन 20-21% अभी है, 21% के पास जो भी ऑक्सीजन है, ठीक है, ये प्लांट के द्वारा लाया गया। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, बैक्टीरिया के द्वारा लाया गया है, मतलब कि उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन जनरेट हुआ है। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ठीक है। तो डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर रोज टू अ हाई ओनली 2.4 बिलियन एगो। तो ऑक्सीजन अर्थ पर कब आया? 2.4 बिलियन ईयर एगो। इस इंसिडेंट को बोलते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइंटिस्ट फाइंड एंशिएंट मैमल स्टेपिंग स्टोन। तो साइंटिस्ट के द्वारा एक एंशिएंट मैमल का स्टेपिंग स्टोन पाया गया। मतलब कि स्टेपिंग स्टोन कहने का मतलब हुआ कि एक लिंक पाया गया है कि मैमल कैसे आए थे। तो चिली और अर्जेंटीना में कुछ रिसर्चर हैं, उनके द्वारा एक दांत पाया गया है ना, ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ एक दांत पाया गया है। कहाँ पे? तो पैटागोनिया में पाया गया। पैटागोनिया एक डेजर्ट है ना, उधर पाया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि एक मैमल का दांत है जो 74 मिलियन साल पहले यहाँ पे रहती थी। अभी तक का सबसे पुराना डिस्कवरी है साउथ अमेरिका कंट्री में। साउथ अमेरिका किसी कंट्री में अभी तक का सबसे पुराना ये डिस्कवरी जो तीत पाया गया है अभी ज़मीन के नीचे से। तो ये माना जा रहा है कि एक मैमल का था, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। तो याद रखिए कि अभी दांत कहाँ मिला है, काफ़ी पुराना, 74 मिलियन साल पुराना, तो चिली और अर्जेंटीना के पैटागोनिया डेजर्ट वाले इलाके में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैन कोविड-19 वैक्सीन भी डेवलप। सुन, क्या कोविड-19 का वैक्सीन आसानी, मतलब कि बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया था। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि सेंट्रल डिजीज कंट्रोल के हिसाब से, CDC के हिसाब से, किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट होने के डिफरेंट स्टेज है। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी स्टेज है, उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टेज है, उसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट है। ये तीनों स्टेज तो मतलब वैक्सीन के डेवलप होने का कौन कौन है? एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज और क्लिनिकल डेवलपमेंट। जब वैक्सीन बन गया तब उसको रेगुलेट किया जाता है। तो रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मतलब कि सरकार उसको रिव्यू करती है कि सही है या गलत, फिर अप्रूवल मिलती है उसको। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये तो हमेशा चलते रहता है, मतलब उस वैक्सीन का क्वालिटी को कंट्रोल करना गवर्नमेंट है तो हमेशा करते रहती है। तो मेनली 3 स्टेज बोल सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट में यदि कोई सक्सेस कर जाता है तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, बाद में मार्केट में आ जाता है, ठीक है। ये वैक्सीन कैंडिडेट डू मेक इट टू द 3rd स्टेज क्लिनिकल डेवलपमेंट इज अ 3 फेज प्रोसेस। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 प्रोसेस आप देख रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल। क्लिनिकल में 3 प्रोसेस है, क्लिनिकल के अंदर 3 प्रोसेस है, तो इनडायरेक्टली 5 प्रोसेस हो गया, 1 2 इसके अंदर 3, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि क्लिनिकल में 3 प्रोसेस है। पहला है फेज 1। फेज 1 में क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रिसीव द ट्रायल वैक्सीन। तो इसमें कुछ लोगों पे ट्रायल वैक्सीन दिया जाता है। फेज 2 में क्या किया जाता है? द क्लिनिकल स्टडीज एक्सपेंडेड वैक्सीन इन द गिवन टू द पीपल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज एंड फिजिकल हेल्थ। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों में दिया जाता है फेज 2 में, फेज 2 के क्लिनिकल स्टडी में ऐसे लोगों पे दवाई दिया जाता है, मतलब कि जो काफ़ी एजेड हैं या फिर जैसे मतलब जिस एज के ज़्यादा मरीज हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, या फिर जिस फिजिकल मेंटल हेल्थ वाले या फिर जिस तरह के ज़्यादा मरीज हैं, मतलब कि 500 मरीज में देखा जा रहा है कि इसमें 200 मरीज के कोई दूसरा बीमारी है, तो पहले इस पर ट्राई किया जाएगा, ठीक है। ये ट्रायल फेज 3 में क्या किया जाता है? वैक्सीन को दिया जाता है, कई हज़ारों लोगों पे दिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि वैक्सीन रेडी है। तो उसके बाद उसको सेफ्टी वगैरह चेक किया जाता है। यदि वैक्सीन उसके बाद अप्रूव हो गया है ना, तीनों फेज क्लियर कर लिए, तो उसके बाद उसको लाइसेंस दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं कि अभी कितना, मतलब क्या वैक्सीन अभी कितना जल्दी बनने वाला है। तो देख सकते हैं कि द 10 कैंडिडेट इन द क्लिनिक एवेल्युएशन एज पर WHO लिस्ट। तो WHO के लिस्ट में जो है 10 कैंडिडेट अभी है जो वैक्सीन बनाने के प्रति आ गए। 10 कैंडिडेट है, 10 वैक्सीन नहीं, याद रखिएगा, वैक्सीन का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। 10 कैंडिडेट हैं जो WHO से रिक्वेस्ट, मतलब कि बोले हैं कि हाँ वैक्सीन बनाने के रेस में हैं, ठीक है। उनको 5 प्लेटफॉर्म में बांटा गया, मतलब वैक्सीन बनाने में वो क्या टारगेट कर रहे हैं उसके आधार पे 5 के प्लेटफॉर्म में उनको बांटा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 कौन कौन है। तो द 3 दैट आर इन फेज 2, 10 कैंडिडेट में देखा जाए तो कुछ जो है क्लिनिकल एवेल्युएशन में। फेज 2 में यहाँ पे 3 वैक्सीन जो है 3 कैंडिडेट फेज 2 में है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
एस्ट्राजेनेका स्टडी, ठीक है। उसके बाद है कैन बायोलॉजिकल INC, बीजिंग इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी, ये सब और भी मतलब कि कई है। द अदर कैंडिडेट आर इन द फर्स्ट फेज, कुछ जो फर्स्ट ही फेज में है। दे इंक्लूड 4 ट्रायल्स इन चाइना, ठीक है। यदि आगे देखा जाए तो इन ऑल 126 वैक्सीन, तो अभी क्या कहा जा रहा है कि सारे कैंडिडेट का मिला दिया जाए तो 126 वैक्सीन का लिस्ट यहाँ पे आया है। इन द ऑल 126 कैंडिडेट वैक्सीन एंड वेरियस स्टेजेस प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन इंक्लूडिंग सम इन इंडिया इन मिड मई के बीच में के विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट, सेड देयर वाज 30 अटेम्प्ट फ्रॉम इंडिया टू डेवलप वैक्सीन। तो कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से 30 अटेम्प्ट हो रहा है वैक्सीन को डेवलप करने का। द लीडिंग अटेम्प्ट अमंग, तो इंडिया की तरफ से लीडिंग अटेम्प्ट कौन कौन है, तो पुणे में एक सीरम इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके जो है मेडिसिन बनाने के बारे में सोच रहा है। ICMR जो है हैदराबाद में एक भारत बायोटेक है, उसके द्वारा मिल करके इसका वैक्सीन बना रहा है, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी इस पर काम कर रहा है, ठीक है। भारत बायोटेक ऑल्सो 2 और वैक्सीन पे काम कर रहा है, मतलब कि भारत बायोटेक जो ICMR के साथ तो मिलकर काम कर रहा है, इसके अलावा और भी 2 तरीके से काम कर रहा है, मतलब 2 वैक्सीन पे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं यदि ऑन WHO लिस्ट इज ऑल्सो प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन एफर्ट बाय हैदराबाद इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, तो हैदराबाद में ही एक और है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, उसके द्वारा भी प्री क्लिनिकल स्टेज में भी है। न्यूयॉर्क टाइम की तरह बात किया जाए तो स्टेटस रिपोर्ट ऑन वैक्सीन ऑन जून 12 125 प्लस यानी प्री क्लिनिकल स्टेज, तो एट नॉट इन ह्यूमन ट्रायल फेज, तो कहा जा रहा है अभी तक कोई भी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल फेज में नहीं आया है। 125 से ज़्यादा न्यूयॉर्क में भी देखा जा रहा है, जिसमें 7 जो है फर्स्ट फेज में है, अनदर 7 इन द सेकेंड फेज एंड 2 इन द फेज 3 ट्रायल। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर जगह इसके लिए कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे है कि अटैक ऑन कॉप्स फॉर गेट बेल आज टू कंट्रीब्यूट टू CM फंड, तो यहाँ पे मतलब कि एग्जाम पर्पस से न्यूज़ नहीं था, बस हम बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में कैसा हो गया, यदि आपके पास पैसा है तो आप पुलिस को मार सकते हैं और दंड के रूप में आप पैसा दान दे सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे न्यूज़ क्या था कि कोविड-19 में जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे उनके साथ और पुलिस ऑफिसर वगैरह जो गए थे उनके साथ मारपीट किया गया था कुछ पर्सन के द्वारा, तो उनको भी बेल दे दिया गया और उनको कहा गया कि 10,000 रुपये आप अदालत को फाइन दीजिए, मतलब सरकार को फाइन दीजिए, और 5,000 रुपये प्रत्येक आदमी CM फंड में दान कर देगा, ठीक है। तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है, फिर एक ट्रेडिशन बन जाएगा, ऐसा कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, एक ट्रेडिशन बन जाएगा, परंपरा बन जाएगा कि कोई भी पुलिस को मार देगा और बोलेगा कि हम CM फंड में दान कर देते हैं, मतलब एक रूल बन जाएगा। आज बम्बई हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया, कल दूसरे हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा कहा जाएगा, है ना, कल तीसरे हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा कहा जाएगा, धीरे धीरे रूल बन जाएगा, कॉन्सेंसस बन जाएगा पूरी तरीके से। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट हो रहा है जो भी हो रहा है देश में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। आइए फिर देखते हैं। फर्स्ट सिख वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम US मिलिट्री एकेडमी, तो काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, है ना। मतलब कि पहली बार कोई सिख वुमेन जो US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो रही है, उनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इसलिए लिखा गया क्योंकि ये इज अ सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट बोर्न एंड रेज्ड इन द रॉसवेल जॉर्जिया, तो सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट है। सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट मतलब कि जैसे मान लीजिए इनके कहने का मतलब कि इनके दादाजी जो हैं, इनके दादाजी अमेरिका में जा करके वहाँ के सिटीजनशिप लिए होंगे, ठीक है। तो इंडो अमेरिकन एक तरह से बोल सकते हैं, काफ़ी पुराने। अनमोल नारंग इनका नाम है। सेकंड जनरेशन का मतलब कि इनके दादाजी जो थे इमिग्रेंट थे, इनके जो पापा हो गए वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट और ये हो गया सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट। नेक्स्ट इनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट। तो इस तरीके से अमेरिका में काउंट किया जाता है कि यदि आप कोई इमिग्रेंट है तो किस जनरेशन के हैं, है ना। तो वहाँ पे भी यही रूल है कि 11+1 12 साल यदि कोई रहता है, 11 साल किसी भी तरीके से, मतलब कि आप इंडिया आ रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, फिर इंडिया आ जा रहे हैं, फिर अमेरिका जा रहे हैं, इस तरीके से 11 साल और 1 साल कंटिन्यू अमेरिका में रहना, अमेरिका से बाहर नहीं जाइएगा, तब जाके 12 साल के बाद आप वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड मतलब वहाँ के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो वहाँ पे परमानेंटली रहना चाहता है ना, वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है वहाँ पे। तो वही तो वो हो गए इमिग्रेंट। उनके बाकी जो इमिग्रेंट बना उसका बेटा हो जाएगा फर्स्ट इमिग्रेंट, फर्स्ट जनरेशन, उसका हो जाए सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ बताएगा तो पहली बार कोई वीमेन सिख जो है ग्रेजुएट है US मिलिट्री एकेडमी से, और मेनली न्यूक्लियर साइंस न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में इनको एक डिग्री मिला है, ठीक है। तो ये था आज के न्यू डिस्कशन से। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।